मैं शनि दुबे। कल हम सब लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में चर्चा हो रही थी। आज हम सब लोग मैट्रिक्स के बारे में जो बची हुई प्रॉपर्टी थी, जैसे कल हम सब लोग कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे, आज उसी कॉन्जुगेट के बारे में जो भी है उसको आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो हमने आपसे बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, ये कल हम सब लोग चर्चा किए थे। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करेंगे, है ना। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब चर्चा हम सबको किस पे करना है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना। तो आप पहले देखिए, तो हम सब लोग कल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, किस टाइप का है, सपोज दैट मैट्रिक्स है आपका ए इक्वल A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, A3 प्लस आयोटा B3 और A4 प्लस आयोटा B4। यही दिया गया आपका 2x2 ऑर्डर का, ठीक। अब इसमें पूछ ले कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी उसके बारे में, है ना। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम सब लोग जानते भी हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे वही यहाँ भी करेंगे। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट नंबर में हम सब लोग क्या करते थे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई को माइनस आई कर देते थे। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। जब हमको इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना होगा तो हम सब लोग क्या करेंगे, जहाँ पर आई है उसी को केवल माइनस आई कर देंगे, बस। ये हो जाता है A1 माइनस आई B1, A2 माइनस आई B2, A3 माइनस आई B3 और A4 माइनस आई B4। यही क्या होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब इन्हीं को हम सब लोग क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नोटेशन होता है, जैसे पूछा जाए कॉन्जुगेट का नोटेशन क्या होता है, तो जो हम लोग ए बार लगाते हैं इसी को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड अभी हम सब लोग आगे चलेंगे, फिर इनका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके फिर वहाँ पे हम सब लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको हर्मिशियन बनाते हैं, तो काफ़ी आगे है। तो हम सब लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये है क्या, है ना। तो ये तो बात हो गई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझिए ना। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसे कहेंगे, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आई होगा वहीं पे क्या क्या कर देंगे आप, माइनस आई कर देंगे। जैसे आप जेड में नहीं करते थे, जेड में क्या कर देते हैं, अगर एक्स प्लस आई वाई दिया गया है तो जेड बार आपको क्या बन जाता था, एक्स माइनस आई वाई। ये तो आपको कॉन्जुगेट होता था। तो इसी ये ठीक है, सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये भी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए और बी, दो मैट्रिक्स है, ये भी लिख देते हैं। लेट A and B are two matrices, there are two matrices, and K be any real number। K हमारा क्या है, be any real number, then पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ये चीज ध्यान रखना। अभी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में चलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में फिर ये क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी हम लोग रियल प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा फील्ड है यहाँ पे क्या है, रियल है।
तो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब कि हमारा कॉम्प्लेक्स में होगा तब क्या होगा, तो उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है। अगर हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, इसे ध्यान दीजिए, जब किसी हम कांस्टेंट से या कोई रियल नंबर से, जैसे यहाँ पे हमने क्या माना है, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हो जाता है के कॉन्जुगेट ऑफ ई हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि के पे कॉन्जुगेट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि के क्या हमारा एक रियल नंबर है और रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सपोज z इक्वल टू 2 दिया है तो z बार भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं ना। वैसे अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी सेकंड में, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, उनका हम समेशन कर रहे हैं और समेशन करके उनका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो समेशन करने के बाद जो इनका रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता है, इनके कॉन्जुगेट एक दूसरे के सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सबके अलग अलग कॉन्जुगेट लग जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो ये कहता है कि जब किसी मैट्रिक्स पर हम दो बार कॉन्जुगेट लेते हैं या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। फिर से सुनिए, जब किसी मैट्रिक्स में इवन टाइम्स मतलब सम टाइम्स हम क्या करते हैं, उनका कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, इतने टाइम्स अगर हम क्या करते हैं किसी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाती है, फिर से रिपीट हो जाती है। तो इसे हम चलो यहाँ पे डबल बार लेके चल रहे हैं, जब हम ए का दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि मान लेते दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट हुआ है और प्रोडक्ट का क्या ले रहे हैं, हम सब लोग क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो जब इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो भी क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है, ए बार इंटू बी बार। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये इंटरचेंज नहीं होता है। इंटरचेंज की कंडीशन तब आएगी जब बार की कंडीशन आएगी। बार कंडीशन करने मतलब ये हो गया जब रो और कॉलम के एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्यों नहीं इंटरचेंज होता है, बाकी इसमें कोई इंटरचेंजिंग नहीं होती। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब हम सब लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है और ट्रांसपोज भी करना है, तो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, या सब इसको पढ़े भी होंगे, रिवाइज भी हो रहा होगा किसी का, जिसको पता होगा उसका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो जैसे अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सपोज दैट ए दिया गया किसी मैट्रिक्स ए का क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब उस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी मैट्रिक्स का पहले आप कॉन्जुगेट ले लीजिए तब उनका ट्रांसपोज लीजिए, मतलब दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का आंसर भी एक ही आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो कभी कभी आप भूल के कहे हमने तो पहले कॉन्जुगेट लगा दिया, हमको ट्रांसपोज लगाना था, या ट्रांसपोज लगा दिया कॉन्जुगेट लगाना था, तो इसी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी आप लगा सकते हो, पहले चाहे जो लगा दो, दोनों से आंसर एक ही आता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, ए इक्वल सपोज दैट ए आई जे मैट्रिक्स है आपकी, और एन बाई एन ऑर्डर की, ठीक। अब इनका हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, इनको हम इस तरह लिख देते हैं एम बाई एन। इनका जब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलो पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल
ए आई जे का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा m बाई n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इसके एलिमेंट में जो 30 में एलिमेंट दिए गए हैं उस पर क्या करेंगे, हम सब लोग बार लगाएंगे, मतलब उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट तो हो गया, अब हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलिए इनका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इनका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमने आपसे बताया था जब ट्रांसपोज किया जाता है तो रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ए जे आई, समझ रहे हैं ना, चेंज हो गया ये, ए जे आई बार हो जाएगा और यहाँ भी ये भी चेंज हो जाएगा, रो क्या बन जाएगा आपका, कॉलम बन जाएगा। और इसी का हम सब लोग एक नया नोटेशन देते हैं, वो नोटेशन क्या होता है, ए थीटा, या इसी को हम सब लोग क्या कह देते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम भी है, ये कहा जाता है ए स्टार। ठीक, मतलब किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट लीजिए, कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका ट्रांसपोज करिए, तो वो जो आता है आपका जो नोटेशन आता है उसको हम सब लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो हो जाता है ए थीटा, आप चाहे कहिए, चाहे इनको आप क्या कह सकते हैं, ए स्टार कह सकते हैं। ये दोनों क्या होता है, इनका नोटेशन होता है, सिंबल। ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो तो हम थोड़ा सा छोटी सी मैट्रिक्स लेकर के आपको बता देते हैं। मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास दी गई है ए इक्वल, एक जनरल मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, ए1 प्लस आयोटा बी1, ए2 प्लस आयोटा बी2, ए3 प्लस आयोटा बी3, ए4 प्लस आयोटा बी4। यहाँ पे 2/2 आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लोग क्या करेंगे, जो इच्छा हो सो कर सकते हो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ना मतलब हम दोनों से बता देंगे। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब आप इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए1 माइनस आयोटा बी1, ए2 माइनस आयोटा बी2, ए3 माइनस आयोटा बी3, ए4 माइनस आयोटा बी4। ये तो ऑर्डर तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं, ये तो कॉन्जुगेट हो गया। अब इनका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए बार का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये रो जो है आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये ए1 माइनस आयोटा बी1, ये बन जाएगा ए2 माइनस आयोटा बी2, यहाँ हो जाएगा ए3 माइनस आयोटा बी3, ए4 माइनस आयोटा बी4, ये हो जाएगा 2/2। ठीक, और इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, ये क्या बन जाता है हमारा ए स्टार बन जाता है, या इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, ए थीटा। समझ गए? तो जैसे बात हो रही थी कि पहले हमने कॉन्जुगेट लिया था तब ट्रांसपोज लिया था, अब एक बार हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं तब कॉन्जुगेट लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है। ट्रांसपोज ले लें, तो जब एक आप ट्रांसपोज लेंगे a1 प्लस आयोटा b1, यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस आयोटा b2, ये चला जाएगा a3 माइनस आयोटा b3, और ये क्या बन जाएगा आपका a4 प्लस आयोटा b4। अब इनका जरा कॉन्जुगेट लीजिए, एक ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये क्या बन जाएगा a1 आयोटा b1 माइनस में a3 माइनस आयोटा b3, a2 माइनस आयोटा b2, a4 माइनस आयोटा b4। और जरा इनको देखिए और इनको देखिए, क्या दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों तो सेम ही है। इसी को हम लोग कहते थे ए स्टार, ये इसी को आप ए थीटा भी कहते थे, है ना। तो आप देखने से यहाँ से क्या समझ रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि हम चाहे पहले बार लेके तब ट्रांसपोज लें या फिर ट्रांसपोज लेके बार लें तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए।
अब इससे रिलेटेड हम चलो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी देखिए क्या है। ये समझ रहे हैं ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप जो है वैसे भी मैथ को एंजॉय के रूप में पढ़िएगा। बोरिंग सब्जेक्ट लेके चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़ा रहा है, क्या कैसे आ रहा है। इसको थोड़ा सा एंजॉय करिए, क्योंकि मैथ ही चीज होती है एंजॉय करने की चीज़। कुछ लोग कहते हैं मैथ जो होता है वो एक नीरस सब्जेक्ट होता है, तो नीरस सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जहाँ तक हमको आता है कि सबसे ज़्यादा रस तो मैथ में ही होता है। जो नीरस कहते हैं, पहली बात उनकी लाइफ में ही रस नहीं होता है, इसलिए मैथ को ही क्या बना देते हैं, नीरस बना देते हैं। मतलब नीरस वही बनाएगा जिसकी लाइफ ही नीरस होगी, बाकी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो नीरस हो। हम सब लोग का काम ही होता है बिना रस के, अगर कोई चीज़ है तो उसमें रस भी भर दिया जाए, कोई तो क्या हो जाता है, आपका रस से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैथ जो होती है नीरस सब्जेक्ट होती है। मैथ से अच्छा तो कोई दुनिया में सब्जेक्ट ही नहीं है, बिना मैथ की जिंदगी ही पॉसिबल नहीं है ना। तो प्रॉपर्टी अगली जो हमारी होगी, जिस प्रॉपर्टी की बात हम शुरू करने चल रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज conjugate of a मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम शुरू करने चल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट के लेके चलेंगे। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड के बी एनी नंबर। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, के बी एनी नंबर, हमने एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा और उसी चीज को हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बार चाहे आप इस लाइन को फिर से पढ़ के देखो, हमने क्या लिखा है। लेट ए बी आर टू मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, और के क्या है, एनी नंबर है। एनी नंबर, रियल की बात नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे बताया था ना कि अभी यहाँ पे रियल ले रहे हैं, आगे रियल नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो के क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है। कोई नंबर मतलब कहने मतलब हम कॉम्प्लेक्स फील्ड में पहुंच गए। अगर रियल फील्ड की बात करेगा तो कहेगा कि रियल फील्ड में है, और अगर किसी फील्ड की ना बात करें तो आप कॉम्प्लेक्स फील्ड में चुपचाप चले जाना। नहीं तो आप सोचे कि तो कोई बात ही नहीं कर रहा, चलो हम रियल फील्ड में चलते। अब अगर मैट्रिक्स में रियल की बात, मतलब अगर हम रियल एनालिसिस और क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको पूछने नहीं है कि हमको रियल में जाना है कॉम्प्लेक्स में जाना है, क्योंकि उसका नाम ही है रियल एनालिसिस, इसलिए हम रियल में ही वर्क करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, और वो रियल या कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लेक्स की कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल शांति से आप कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले जाएंगे, है ना। और सारा डिस्कशन आप कॉम्प्लेक्स के बारे में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, क्या है, ए और बी। आगे इनकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है, जब हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको पुनः रिपीट हो जाती है। मतलब कहने का क्या है, कोई मैट्रिक्स है, उसका दो बार क्या करिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लीजिए। जब आप दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारी फिर से रिपीट हो जाएगी। ये इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए स्टार का स्टार इक्वल क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी देखो, अगली क्या कह रही है। अगली पे ये ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कि ए दिया गया है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक। तो हम सब लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो चल रहा है रियल फील्ड से चल रहा है हमारे अंदर रियल, और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि स्वाभाविक है कि नेचुरल फिनोमेना है कि हमारे सबके दिमाग में ऑलरेडी रियल की कंडीशन आ ही जाती है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए
तो रियल के फील्ड में आप चले जाओगे और डायरेक्ट इनको क्या लिख दोगे आप, के ए थीटा लिख दोगे। और जबकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि के के बारे में ये नहीं कहा है कि हमारा रियल फील्ड है। अगर के रियल फील्ड होता तब तो ये सही था। ये किसके लिए था, इफ के इज रियल नंबर, तब तो ये सही था। लेकिन अगर के रियल नंबर नहीं है तो क्या कहेंगे आप, कॉन्जुगेट ऑफ की का हम सब लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ये कब होगा, इफ के इज क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो, या यही लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि हमारा क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, या कॉम्प्लेक्स पे अच्छा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कर देते हैं, रियल प्लेन हो जाएगा। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। लेकिन ये कहने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इफ के इज रियल नंबर, चलो नंबर ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो समझ रहे हैं। यहाँ पे हम आपसे बताएंगे कि अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, अगर के हमारा कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे बार लगेगा, अगर हमारा के क्या है, रियल है, तो उस पर बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी पीछे हमने बताया नहीं था कि अगर z इक्वल टू 2 है तो z बार भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इनको समझ लो ये कैसे हुआ है। जैसे मान लेते हैं आप लोग क्या था कि ए था और इस पर क्या था, थीटा था। तो हमने आपसे बताया थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है के पे बार और इस पर क्या लगा देते हैं, कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो के अगर रियल है तो के पे बार लगाए, ए पे बार लगाए, इनका ट्रांसपोज किए। तो के अगर रियल है तो जैसे यहाँ पे हमने बताया था, अगर रियल है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो के ही आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज रियल नंबर का कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है। जैसे ट्रू का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो इसे के का ट्रांसपोज के ही होगा, और इसका बार का क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये किसके लिए था, इफ के क्या है हमारा, रियल। और अगर के हमारा क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, जैसे के इक्वल टू हमने क्या मान लिया, सपोज दैट आई ही मान लिया। तो अगर हमने यहाँ पे के इक्वल टू आई ही मान लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के बार हो जाएगा, और के का कॉन्जुगेट क्या बनता है, माइनस ये आई हो जाएगा, है ना। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आई हमारा क्या बन जाएगा, माइनस आई ही तो बनेगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, के पे बार लगा के ए बार का डैश कर देते हैं, या क्या बन जाएगा, के बार ए थीटा। इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, इफ के इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम कहाँ हैं, अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो के पे बार आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं है, रियल में है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के वैसे वैसे रह जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगली प्रॉपर्टी में अगर मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उनका समेशन करते हैं। समेशन करके अगर निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे a प्लस बी इनका सम किए और उनका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो अगर इनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम सब लोग वैसे ही ओपन कर देते हैं जैसे पीछे ओपन किए, ये इनके लिए होता है। और चौथा आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उनका हम सब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है। तो हमने आपसे बताया था कि कॉन्जुगेट में मैट्रिक्स रो और कॉलम में कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगी, इसलिए वो वैसे ही रहेगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ये इंटरचेंज तभी होंगे जब उनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इक्वल ट्रांसपोज पे चेंज होते हैं, मतलब कहने मतलब ये हो गया, इनको आप देख सकते हो ए बी का कॉन्जुगेट और इनका ट्रांसपोज, ये कैसे ब्रेक होगा, ई का कॉन्जुगेट
बी का कॉन्जुगेट और पूरे का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अब यहाँ से जैसे आप ट्रांसपोज लोगे ये बैक साइड से ओपन हो जाएंगे, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसका रो होता है वो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो जाता है कॉलम बन जाता है, तो जो कॉलम होता है वो आपका रो बन जाता है, इसलिए अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, बी थीटा इंटू ए थीटा, या ओ आर करके इनको आप भी लिख सकते हो बी स्टार इंटू ए स्टार। ठीक, तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। और इसी को हम चलो क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑपरेशन। ये हमारा क्या होता है, रिवर्सल लॉ भी होता है। रिवर्सल लॉ में हो गया रिवर्स साइड से ओपन हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी है रिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑपरेटर। ठीक, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ट्रेस का। ट्रेस जानते होंगे, अब हिंदी मत पूछना भैया ट्रेस की क्या होती है, ट्रांसपोज की क्या होती है, क्योंकि हम खुद परेशान हो जाएंगे इसका हिंदी बताने में, क्योंकि हमारे गुरु जी भी परेशान हो जाते हैं हिंदी बताने में, तो हम तो उनके चेले हैं, है ना। तो भैया इसकी हिंदी पूछने का प्रयास मत करना। तो आगे बात होती है ट्रेस की। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हम लेकर चलते हैं, पहले रियल फील्ड की बात, रियल फील्ड में चलते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का क्या करना है हमको, ट्रेस निकालना। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हम सब लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। हाँ, एक चीज और बताना था, हमेशा अगर ट्रेस की बात करनी होगी तो ट्रेस की जो बात होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है ना। जो हम सब लोग बात करेंगे ट्रेस की किस में करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। मतलब हमारा मैट्रिक्स कैसा होना है, स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप ट्रेस नहीं निकाल सकते, आप उनके डायगोनल के एलिमेंट भी नहीं बता सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको स्क्वायर बनना पड़ेगा। ठीक, मतलब ट्रेस के कैलकुलेशन हम लोग वहीं करेंगे जहाँ पे मैट्रिक्स आपको क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हम चलो निकालते हैं वो होता क्या है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट। उसी मेन डायगोनल को या प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम चलो क्या कहते हैं, मेन डायगोनल कहते हैं या डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं का जब हम सब लोग सारे एलिमेंट का सम करते हैं तो ही हमारा क्या हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। देखिए जैसे आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज दैट ए इक्वल दिया गया है A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से अगर ट्रेस की बात किया जाए, ट्रेस ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का सम क्या बन जाता है, वही आपका ट्रेस बन जाता है। मतलब इनको हम लिख सकते हैं A11 प्लस A22, यही क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप क्या करेंगे, वहां पे अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो मेन डायगोनल के सारी एलिमेंट का सम कर लेंगे, सारी एलिमेंट का सम ही उस मैट्रिक्स से क्या हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। और ट्रेस का हम सब लोग शॉर्टकट नोटेशन देते हैं, वो शॉर्टकट नोटेशन क्या होता है, TR होता है। इसी TR में अगर हम ए लिख देते हैं जिसका मतलब होता है ट्रेस ऑफ ए। ये क्या होता है, नोटेशन होता है, किसका नोटेशन है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, अब जैसे हमारी मैट्रिक्स मान लेते हैं n ऑर्डर की है, तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स है हमारी n ऑर्डर की, AIJ मैट्रिक्स है, ठीक है, n बाई n ऑर्डर की। अब इनका अगर हमको ट्रेस निकालना है तो हम सब लोग क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए इक्वल समेशन I इक्वल टू 1 to n समेशन j इक्वल टू 1 to n। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मिनट, यहाँ पे डबल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे EII,
यही क्या हो जाता है, ट्रेस बन जाता है। ठीक है, ए आई आई मतलब हो गया, जब ए इक्वल टू 1 रखोगे तो ए 1 1 हो जाएगा पहला एलिमेंट, ए आई इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 2 एलिमेंट, ऐसे आगे का एलिमेंट, तो यही क्या हो जाता है, हमारा ट्रेस हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे चलें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टी देखने पहले से एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन बड़ा मस्त है और मजा भी आएगा आपको करने में। हम आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी देंगे और ऑप्शन से आपको बताना रहेगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू x 3 y 4 z और 2 x 1 मान, ये 3x3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। देन trace of A, then trace of A is, मतलब क्या पूछ रहा है, A का ट्रेस क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। दूसरा ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑफ y ऑन y या ऑफ y, चलो कोई बात नहीं। सी इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। और तीसरा है डी ऑप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ x, y एंड। इस ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है ना। ये हमारा मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। पूछ रहा है कि जो इसका ट्रेस होगा ए का, वो उसमें x इंडिपेंडेंट होगा या y डिपेंडेंट होगा या x और y दोनों इंडिपेंडेंट होगा या फिर तीनों इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको हमने बताया था कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उन्हीं की जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रेस बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 1 मतलब कितना हो गया, ये 7। क्या 7 में x y z भी है, नहीं है ना। तो जब इसमें x y z है ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ट्रेस है वो क्या है, x y z से क्या है, फ्री है। फ्री मतलब इंडिपेंडेंट है ना। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, समझ में आया ना, मजा आ गया। चलिए इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी करते हैं हम सब लोग। देखिए प्रॉपर्टी क्या है इसकी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम चलो छोटा छोटा ऐसे कॉन्सेप्ट देते हुए अपने ट्री को बताते हुए चलेंगे, है ना। इसी में आपका शायद लीनियर का पोर्शन भी आ जाए जिसमें रैंक नल्टी निकाली जाती है ना, उसको भी हम चलो डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी बात करते हैं, तो इसको तो रख ही नहीं किए। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इनकी बात करें तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड और क्या है के बी एनी नंबर
यहाँ भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, कोई नंबर लिखिए हमारा, ठीक है ना। लेट ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड के बी एनी नंबर, कोई नंबर है मतलब फ्री हो, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप रियल प्लेन में रहो चाहे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में रहो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है पहली प्रॉपर्टी, अगर हम ट्रेस लेते हैं, किसका ट्रेस ले रहे हैं, की ऑफ ए का ले रहे हैं, तो इसमें की बेचारा क्या होता है, चुपचाप बाहर निकल जाता है, ये कोई शैतानी नहीं करता है, तो बेचारा वैसे भी काफी सीधा ही रहता है, बाहर चला जाएगा और कह देगा भैया वो आप इन्हीं का ट्रेस निकाल लो, हम बाहर नहीं रहेंगे, ठीक। मतलब कहने की है, अगर किसी कांस्टेंट से हम मैट्रिक्स में इनटू किए रहते हैं और उसका ट्रेस निकालते हैं, तो वो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर चला आता है और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से इनटू कर लेता है। मतलब कहने की ये है कि चाहे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के तब स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, और चाहे स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रेस निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है, अगली क्या है, इसको निकाल के बताएं क्या, कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, हम इसको करके दिखा देंगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी ट्रेस ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पर ट्रेस निकालना है, दो मैट्रिक्स का सम की हम का ट्रेस निकालना है, तो यहाँ भी बड़ा मस्त है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्ट हम सब लोग अलग कर देंगे, मतलब ट्रेस आप पहले ए निकाल लेंगे, फिर ट्रेस आप बी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ट्रेस आप ए प्लस बी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक। अगली बात करते हैं हम सब लोग, अगला है हमारा अब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, थर्ड नंबर, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके हम ट्रेस निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इक्वल ट्रेस ऑफ बी, मतलब कहने की चाहे ए बी करके ट्रेस निकालो चाहे बी ए करके ट्रेस निकालो, दोनों का ट्रेस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। फिर समझ लीजिए, चाहे हम ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करके तब ट्रेस निकालें और चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करके तब ट्रेस निकालें, दोनों का ट्रेस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये हमारी तीन प्रॉपर्टी हो गई ट्रेस से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए ट्रेस ऑफ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी क्या जो है ट्रेस ऑफ ए बी जो है ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है, तो सब लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, कोई टिक मार देता है, कोई कहता है नहीं गलत है, और फिर ये पूछ लेता है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है, तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लेता है एक नंबर में, है ना, एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपका आ जाता है, तो देखते ही आप इसको कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्या हम आपको कई क्वेश्चन बताएंगे, देखिए रफ कर दें इसको, हो जाएगा ना, चलो। अब अभी आपको हम थोड़ा सा लेके चलेंगे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर परमुटेशन आप पढ़े होंगे, अब उसमें थोड़ा सा आपको हम घुमाएंगे, देखिए if A, B, C are three square matrices of same order, then क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, A, B, C हमारे पास तीन मैट्रिसेज हैं और तीनों मैट्रिक्स कैसे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में है और उनका ऑर्डर क्या है, सबका सेम है, मतलब तीनों क्या है, स्क्वायर है और तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि बताना है कि इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम ऑप्शन देते हैं। अब इसमें एक हिंट आपको भी बता देते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेगा, मतलब एक से अधिक भी ऑप्शन सही रहेगा। हम आपको ऑप्शन बना के दे रहे हैं, ट्रेस ऑफ ABC और उसके बाद देन कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें, एक मिनट देन
ट्रेस ऑफ, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल क्या होगा। ठीक, मतलब कि मैट्रिक्स हो गए स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, ट्रेस ऑफ ए बी सी। चलिए पहला ऑप्शन है ट्रेस ऑफ बी सी ए, ट्रेस ऑफ ए सी बी, ट्रेस ऑफ ए बी सी, डी है ट्रेस ऑफ क्या दे दिया जाए, ट्रेस ऑफ सी ए बी, ये ऑप्शन में दे देते हैं ट्रेस ऑफ ए सी बी डी सी ए भी आ गया, या इसको कर देते हैं ए डी सी, भी आ गया, और क्या बना दें, सी बी ए कर देते हैं, सी बी ए। अब ये क्या है, हमारे पास 5 ऑप्शन बन गए, 2 2 4 1 5। अब कह रहा है कि बताइए कि ट्रेस ऑफ एबीसी किसके इक्वल होगा। तो अभी हम सब लोगों ने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था कि ट्रेस ऑफ एबी क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है ना। इसका मतलब है कि अगर टर्म हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज भी करना है, कैसे करना है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में करना है। सर्कुलर फॉर्म में जब आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रेस उसी के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो इसको हम सब लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्किल है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन को आप गलत भी कर सकते हो। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी क्या होगा। ठीक, तो हम चल कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना। तो जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे हम सब लोग राउंडिंग क्लॉकवाइज ही रखेंगे और स्टार्टिंग चाहे जहाँ से कर देंगे वही हमारे ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ट्रेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मत कभी मत करना कि सी बी ए कर दीजिए, क्योंकि सी बी ए इसमें है ही नहीं। इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन कैसे है, ए बी सी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो रोटेशन भी हम सब लोग कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज ही करेंगे। अब देखिए कैसा कैसा बन सकता है क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में आपको क्या बन सकता है, पहले तो आपका ट्रेस एबीसी है ही है। जो ट्रेस एबीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए को छोड़िए बी को पकड़िए, तो बी को पकड़ेंगे क्या हो जाएगा, बी सी ए बनेगा, बी सी ए बनेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब बी को छोड़िए सी को पकड़िए, तो ट्रेस क्या हो जाएगा, सी ए बी बनेगा ना, सी ए बी बनेगा। फिर आगे चलेंगे, फिर सी को छोड़ेंगे, ए को पकड़ेंगे, फिर ये रिपीट हो जाएगा। अब देखिए किसके हिसाब से हमको मिल रहा है, ट्रेस एबीसी मिल गया, डन। ट्रेस एबीसी के इक्वल वैसे भी होगा। ट्रेस बीसीए मिल गया। फिर है ट्रेस सीएबी कहाँ है, ये है। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन सही हो गए आपके, 3 ऑप्शन सही है ना, और ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। समझ गए ना। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया होगा तो आप क्लॉक में देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा तो एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चलें। समझ गए ना, ये अभी है कोई कंफ्यूजन हो गया होगा शायद आप सबका। ठीक, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ये सही हो गए, ये सही हो गए और ये सही। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आपको, देख लो अगला एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास 4 मैट्रिक्स दिया गया, इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और बना देते हैं बड़ा, ए बी सी एंड डी आर
4 matrices, 4 square matrices of same order, then sorry, trace of ABCD का ट्रेस पूछ ले क्या होगा, है ना। तो पहले ऑप्शन में ये भी डी जोड़ते चले जाते हैं, बस यहाँ भी डी जोड़ दें, यहाँ भी डी जोड़ देते हैं, यहाँ भी डी जोड़ देते हैं, और ये हो गया सी ऑप्शन, ये हो गया डी ऑप्शन, यहाँ भी डी जोड़ देते हैं और यहाँ भी डी जोड़ देते हैं, और एक ऑप्शन और बना देते हैं एफ, ट्रेस ऑफ, यहाँ पे डी कर देते हैं, ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। जरा फिर से देख के बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। दिख रहा होगा ना कौन कौन सा ऑप्शन सही है, देखो बना के। हमको क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ एबीसी निकालना है। तो ट्रेस ऑफ एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को छोड़िए बी से स्टार्ट करिए, तो ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी डी ए बनेगा, इक्वल ट्रेस ऑफ बी को छोड़िए सी को उठाइए सी डी ए बी बनेगा, फिर से ट्रेस ऑफ अगला क्या बनेगा, सी को छोड़िए डी को उठाइए डी ए बी सी बनेगा। और कोई बनेगा पॉसिबिलिटी और बनेगा तो रिपीट होने लगेगा। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, ऑप्शन दिखा कौन कौन सा मिल रहा है, मिल रहा है ना। क्या बना, बी सी डी ए, बी सी ए डी है, बी सी ए डी छोड़ दीजिए, बी सी डी ए कहीं पे है, बी सी डी ए कहीं नहीं है, इनको छोड़िए। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ये भी नहीं मिल रहा है, चलो जाने दो। फिर क्या है, सी बी डी ए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, इसको भी लिखना चाहिए था। देखिए डी ए बी सी था, है ना, और हम उठा देते हैं ए सी, नहीं है ये भी नहीं बनेगा, ए बी सी डी तो बनेगा ही, ए बी सी डी इसके इक्वल है ये बन जाएगा। और क्या बनेगा, डी ए बी सी मिल गया ना दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका ये सही हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो गया। अब इनको देखिए क्या बन रहे हैं, डी से कहाँ गए, सी पर गए, सी से कहाँ गए, ए पर चले गए, जबकि हमको जाना कहाँ था, डी पे जाना था, इसलिए गलत हो गया। चलो इनका काम खत्म। ए से कहाँ गए, सी पे चले गए डायरेक्ट, ये तो वैसे गलत है। सी से कहाँ जाना था, ए पे जाना था, सी से ए पे जा रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्ट जा रहे हैं, ये भी गलत हो गया। सी से कहाँ गए, बी चले गए, जबकि हमारा डायरेक्शन ये था, ये भी गलत हो गया। समझ गए ना कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अब यही पे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कर दे, इक्वल करने मतलब क्या कर दे, यही पे जैसे ए बी है और इसको फिर से ए बी कर दे, तो इसको बना देंगे ना। चलो इसके लिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, आपको ट्रेस निकालना है, किसका ट्रेस निकालना है, ए बी इंटू ए बी का, और निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसका ट्रेस आपको निकालना है, होमवर्क आपके लिए है ट्रेस ऑफ ए बी, है ना, और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या आएगा। हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, पूरा कर देना, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, चले कोई डाउट है अभी, चलो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताना। मजा आ रहा है ना करने में, एक कॉन्सेप्ट हमने कल आपको बताया था, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है n ऑर्डर का, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, अगर ऑर्डर n है तो n स्क्वायर होता है, ये हमने कल आपको बताया था। और हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्या है, अगर हमारा मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर ऑर्डर का हो,
बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को पहले हम लोग लिख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ, इफ ए इक्वल ए आई जी, इसका ऑर्डर क्या है, n बाई एन है ना। n बाई एन अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि n बाई एन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, n है ना, देन ये प्रॉपर्टी आप सब लोग अगर नोट नहीं बना रहे होंगे तो नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही आपकी सहायता करने वाली है। ये काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, वो हम एक दो एग्जाम्पल आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार के बारे में हमने पीछे बताया है, ए स्टार क्या होता है, बताया है ना, जान रहे हैं। ट्रेस ऑफ ए स्टार, अगर ये इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन ए इज नल मैट्रिक्स। तो ए क्या होगा आपका, नल मैट्रिक्स। कैसे देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, उनका ट्रेस निकाल रहे हैं। अगर उसका ट्रेस क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो जो मैट्रिक्स हमारी होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। अगली प्रॉपर्टी है इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर। अगर मान लेते हैं क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्टार जो है वो एन स्क्वायर के ग्रेटर है, एन स्क्वायर से ग्रेटर है, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए आई, मतलब यहाँ पे एक ऐसा ए आई जरूर मिलेगा। ए आई मतलब हो गया कोई ऐसा एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा, या है ना, वैसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, सच दैट ऐसा होगा, मॉडुलस ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब ट्रेस इसका ए स्टार का अगर ग्रेटर देन एन स्क्वायर है तो उसमें ए आई ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या हो जाएगी, उनकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी इसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने आपको पहले से ही हिंट दे दिया है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्यों ऐसे बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। अभी देखो हम क्वेश्चन करा के दिखाएंगे और इसका क्वेश्चन सेकंडों में करके आप सॉल्व करोगे। सेकंडों मतलब 2-3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो इफ ट्रेस क्या है आपका, ट्रेस ए स्टार लेस देन एन स्क्वायर, देन देयर एग्जिस्ट ए आई सच दैट हमको एक ऐसा ए आई जी जरूर मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप सब लोग खूब अच्छे से एक बार मान के मतलब कहीं ना कहीं नोट करके जरूर चलिएगा, है ना। और अगली प्रॉपर्टी ये है, अभी हम इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताएंगे, कंफ्यूज मत होना, या फिर पहले हम एग्जाम्पल बता देते, नहीं सोचो पता नहीं क्या बता रहा है। देख लो पहले एग्जाम्पल इसका, क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए कितना मस्त क्वेश्चन इसका बनेगा, है ना। मान लेते हैं इफ एस कोई सेट दिया गया है, ए आई जी इसमें एलिमेंट है, किस ऑर्डर के हैं, 3/3 ऑर्डर के हैं, सच दैट ए स्टार इक्वल 0 0 1
0 0 0 0 0 0, ठीक, ये दिया गया है एक मैट्रिक्स है उसमें, और ये आपका सेट क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब सेट है जिसमें क्या कह रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स है इस बार 3 ऑर्डर की, वो क्या है, ए स्टार इक्वल टू, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और थोड़ा बता देना था कि हमारा ए आई जे कहाँ से होगा, ए आई जे बता देते कॉम्प्लेक्स प्लेन से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से है ए आई जे। देन आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन में क्या होगा। देन पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ए इज इम्पटी सेट, इम्पटी या सॉरी एस इज इम्पटी। दूसरा क्या है, यस इज ए सिंगलटन सेट, सी है, सी में कौन सा देते हैं, चलो यस इज ए इनफाइनाइट सेट, या यस इज इनफाइनाइट, यस क्या है, इनफाइनाइट है। और लास्ट ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए ऊपर की प्रॉपर्टी देखिए, नीचे की क्वेश्चन देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको। ये प्रॉपर्टी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की, उससे रिलेटेड ये स्टेप्स हो गए जिनके बारे में आपको बताया गया है। तो ये कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर ट्रेस किसका ए स्टार का 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, नल मैट्रिक्स होगी। अब जरा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए स्टार का क्या रहा है मैट्रिक्स, क्या नल मैट्रिक्स है, है नल मैट्रिक्स। तो कहाँ नल है, ये यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो अगर 1 है तो नल मैट्रिक्स तो है ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए, जबकि ये तो नल आ ही नहीं रहा है ना। अगर ये क्या हो जाए, इक्वल क्या बन जाए, 0 बन जाए, तब तो हमको एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाता है नल मैट्रिक्स। इसका मतलब फिर आंसर इसका क्या हो जाता है, सिंगल सेट हो जाता है। मतलब कहने की है कि अगर यहीं पे क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो हमको एक मैट्रिक्स ऐसी मिलती, मतलब ऐसी एक नल मैट्रिक्स मिलती जो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तब तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है 1 है ये, तो अगर ये 1 है जिसकी प्रॉपर्टी को तो होल्ड नहीं कर रहा है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है ना, तो अगर होल्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब इसमें कितने सेट आएंगे, तो जब इसकी प्रॉपर्टी को ही नहीं होल्ड कर रहा है तो इसमें कोई सेट ही नहीं आएगा, और जब कोई सेटिंग ही नहीं आएगा, मतलब कोई इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं आएगा यस के अंदर, तो जब यस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 5, और 5 कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा फिर आपका इम्पटी सेट बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन। समझ गए ना क्या कह रहा था, कह रहा था कोई सेट है जिसका हम चलो क्या कर रहे हैं, एक स्टार का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, कॉन्जुगेट लेने के बाद वो जो हमारा सेट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है। अब यहाँ पे अगर इनका ट्रेस लेके देखो एक मिनट फिर से, अगर इनका हम ट्रेस लेते हैं किसका, ए स्टार का, तो इनका ट्रेस क्या बनेगा, ये 0 ही तो आएगा, बनेगा ना 0। और जबकि ये कह रहा था कि ट्रेस क्या है हमारा 0 है, तो अगर 0 है तो मैट्रिक्स हमारी नल होनी चाहिए। तो क्या ये जो है नल मैट्रिक्स होगी, अभी आप कह दो कि हाँ नल मैट्रिक्स होगी। भैया अगर नल मैट्रिक्स ये हो जाएगा तो 1 कहाँ से लाएगा, कहीं अपने घर से आप लाओगे 1 को क्या, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नल मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेके और कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें तो उसमें 1 आ जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, नल मैट्रिक्स को कहते हैं कि वैसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एलिमेंट 0 हों। तो जब सारी एलिमेंट नल मैट्रिक्स के 0 है तो 1 कहाँ से आ जाएगा ये, है ना। इसका मतलब इस टाइप कोई एलिमेंट इसमें डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर एलिमेंट ही नहीं है इसमें इस टाइप का तो सेट हमारा क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया। समझ गए ना। इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर ट्रेस 0 हो जाए देन क्या हो जाएगा, देन ए इज नल, ये हमारा क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा।
और नल मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पे एक सेट ऐसा आ जाएगा जो नल होगा, तो वह आंसर आपका सिंगलटन सेट बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 दे दिया है, इसी वजह से यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कोई होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आंसर फाई आ जाएगा। फाई मतलब हो गया इक्विटी सेट आ जाएगा। ठीक, आगे चले अगली प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की रियल में बात कर ले, तो अगर यहीं पे रियल बन जाए, छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ जो आपका जो फील्ड था वो कॉम्प्लेक्स था, मान लेते हैं अगर रियल फील्ड बन जाए तो क्या होगा, यहीं पे क्या कर देते हैं, इफ ए आई जे इज, थोड़ा सा बना देते हैं, इज ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, कोई रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये तीनों कंडीशन कॉम्प्लेक्स में सेटिस्फाई हो रहा है तो रियल में तो इससे सेटिस्फाई होगा, है ना। इसका मतलब इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगी, ये तीनों वैसे ही रहेंगे। ठीक समझ रहे हैं ना, ये तीनों प्रॉपर्टी वैसे रहेगी। केवल यहाँ पे एक बात हो जाएगी, क्योंकि रियल में कॉन्जुगेट का कोई मतलब होता नहीं है, तो केवल यहीं पे क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक, मतलब पहले तो हम चलो कॉम्प्लेक्स में चलते थे, तो कॉम्प्लेक्स में तो ट्रांसपोज की बात होगी, वहां पे उसकी कॉन्जुगेट की भी बात होगी। लेकिन जब हम रियल प्लेन में आ गए तो रियल प्लेन में कॉन्जुगेट का कोई मतलब ही नहीं होता। जब कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब जो ट्रांसपोज ही इस पे इफेक्ट डालेगा और बाकी प्रॉपर्टी आपकी बची रहेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाती है, उसी प्रॉपर्टी को हम सब नोट करने के लिए इतना बड़ा कंडीशन लिखा गया है, बाकी तो दोनों सब तीनों कॉमन ही है। तो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी है इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल होता है इसका सिंबल है ये इफ, इसको कहते क्या है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई एक वैल्यू उसमें जरूर एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो चाहे आप इनको इस तरह से लिख दो, चाहे लैंग्वेज में लिख दो, तो लैंग्वेज में लिखना काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, इसको उल्टा ई बना दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट कहते हैं। देयर एग्जिस्ट सच दैट को शॉर्टहैंड में कैसे लिखा जाता है, शॉर्टहैंड में यस और टी कर दिया जाता है। सच दैट मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा क्या हो जाए, जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे क्या हो जाए, ग्रेटर देन, सॉरी डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। तो आगे क्या बनेगा आपका, डियर एंड डियर एग्जिस्ट, और हमारा जो अगला एलिमेंट है, मतलब अगली कंडीशन क्या है, पहले दी हो जाएगा डियर एग्जिस्ट, आपका जो बनेगा मॉडुलस ऑफ ए आई जे इज ग्रेटर देन 1 एंड डियर एग्जिस्ट ए आई जे such that मॉडुलस ऑफ ए आई जे इज लेस देन 1, मतलब एक कंडीशन ग्रेटर के लिए है और दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन के लिए है। तो इसके आगे आपका हो जाएगा सच दैट ट्रेस ऑफ ए स्टार, ये क्या बन जाएगा आपका, एन स्क्वायर। अभी तक हम सब लोग जो पढ़ रहे थे, किसी में इक्वल पढ़ रहे थे, इक्वल जीरो कर लेते थे, किसी में ग्रेटर देन, किसी में लेस देन। अब ये कंडीशन स्क्वायर ये तभी इक्वल होगा एन स्क्वायर के जब उसमें क्या कर दे, उनकी मॉडुलस वैल्यू कोई एलिमेंट की ग्रेटर देन 1 हो जाए, या दूसरे में क्या हो जाए, कुछ वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। मतलब कहने की ये कुछ वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए और कुछ वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। तो उसमें क्या हो जाता है, जो ट्रेस आता है ए स्टार का, सॉरी ए स्टार कहते हैं ए डैश का, तो वो क्या हो जाता है हमारा एन स्क्वायर बन जाता है। ठीक, समझ गए ना, आगे चलें। चलो अब इसमें क्वेश्चन तो एक बार नीचे करा चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अब चलते हैं हम सब लोग स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स की बात मतलब क्या करेंगे,
जैसे आप पीछे पढ़े भी होंगे आप आगे, क्या था वो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, है ना। तो उसकी बात करेंगे या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। देखो आगे अगला क्या है, अगला है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्पेशल टाइप में कौन कौन सी है ना। कुछ लोग जैसे मेहमान टाइप के होते नहीं, काफी स्पेशल टाइप के होते हैं, वैसे मैट्रिक्स में भी काफी लोग स्पेशल टाइप के होते हैं। तो उनकी हम सब लोग चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। पहली मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया आपका पहला। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ऐसे मैट्रिक्स जिनके मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उनको हम सब लोग क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जैसे आपका मैट्रिक्स दिया गया है इस टाइप का, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ दिया गया। ये आपको क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है कि मेन डायगोनल के बिलो, मेन डायगोनल के, ये मेन डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो उनको हम सब लोग क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस हो गया कि अपर मतलब होता है ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब होता है ट्रायंगल के फॉर्म का, मैट्रिक्स मतलब होता है मैट्रिक्स। मतलब आप देखो तो एक ट्रायंगल बनेगा, इससे बन रहा है ना। तो ट्रायंगल कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? तो दिख रहा है ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं। मतलब ऐसे ट्रायंगल जिनके मेन डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, और अपर क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए, तो उनको हम सब लोग क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है, चलो मान लीजिए सेट ये आपका, इसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ, देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, या इनको कहा जाता है एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनका नया नाम क्या है? इनका नाम एसेंशियल आर्बिट्रेरी एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और इन्हीं का एक नाम और है, इनका दूसरा नाम क्या है? OR नॉन ट्रिवियल नंबर, या नॉन ट्रिवियल एलिमेंट भी कह दीजिए इनको आप। ठीक, इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं? एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, और इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये सब आते कहाँ से हैं? कोई फील्ड ही होगा। वो फील्ड कैसा होगा? चाहे फील्ड आपका रियल हो जाए और चाहे फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए। मतलब वो सारी डिजिट कहाँ से आएंगी? वो एक रियल फील्ड से आएंगी। मतलब ये सारी एंट्रीज कहाँ से होंगी? जो एंट्रीज आएगी वो कहाँ से होगी? आर से होगा, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन से होगा, या फिर रेशनल प्लेन से होगा। मतलब किसी से भी हो सकता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एंड करते हैं। कल हम इसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से प्रोसीड करेंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे आप बताइएगा, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको जरूर दूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।